नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए 30 मई की इस वीडियो में दोस्तों आपका स्वागत है। कौन कौन से एडिटोरियल आर्टिकल्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला आर्टिकल आपको दिख रहा है, अ मूवमेंट फॉर सिविलाइजेशनल इंट्रोस्पेक्शन। यहाँ पे बात करेंगे तो माइग्रेंट्स की जो हालत हो रही है इस पे कुछ व्यू पॉइंट्स दे रखे हैं। मिडिल क्लास का क्या एटीट्यूड रहा है माइग्रेंट्स की तरफ, गवर्नमेंट का क्या एटीट्यूड रहा है, हायर क्लासेस का क्या एटीट्यूड रहा है, इसको यहाँ पे देखेंगे। देखिए दोस्तों, जो जीएस पेपर 4 होता है मेंस का, जिसमें एथिक्स से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं, यहां से आपको कुछ इंफॉर्मेशन वहां कोट करने के लिए मिल सकती है। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल जो एडिटोरियल में आज है वो है एंकरिंग टाइज विद कैनबरा द वर्चुअल वे। तो भाई अभी इंडिया ऑस्ट्रेलिया की वर्चुअल समिट होने वाली है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के टाइज कैसे बढ़ सकते हैं। देखिए अभी अभी चाइना का जो स्टैंस है, जो एग्रेसिव स्टैंस है, उससे इंडिया भी परेशान है, थोड़ा बहुत ऑस्ट्रेलिया भी परेशान है। तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया नेचुरली एक दूसरे को क्लोज आ रहे हैं। चाइना इससे एप्रीहेंसिव है। क्वाड ग्रुप में यूएसए है, जापान है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के एक साथ होने की क्या क्या वजहें हैं, क्या वो वजहें सिर्फ चाइना से निकलती हैं या कुछ और भी वजहें हैं, इसको हम लोग इस आर्टिकल में देखेंगे। उसके बाद दोस्तों एक आर्टिकल है ऑफुल साइलेंस। 5 मई को टेंशन शुरू हुए थे पैंगोंग त्सो लेक के पास लद्दाख में, इंडिया चाइना के बीच में। तो इस आर्टिकल में बात करी गई है कि जनता ये जानना बिल्कुल डिजर्व करती है कि एक्चुअली में वहां पे चल क्या रहा है, क्योंकि दोनों सरकारें काफी शांत हैं। इंडियन गवर्नमेंट में पब्लिक में इस स्टैंड ऑफ को लेके कोई स्टेटमेंट नहीं दे रही है, और चाइनीज गवर्नमेंट तो वैसे ही कुछ नहीं बताती है अपनी पब्लिक को, एक तरीके की डिक्टेटरशिप है वहां पे। तो एक्चुअली में लोगों को पता नहीं चल पा रहा है क्या हो रहा है। तो इस आर्टिकल में बस यही बोला गया है कि लोगों को ये मालूम पड़ना चाहिए क्या हो रहा है, और भी कुछ बातें देखेंगे इसमें। फिर एक और आर्टिकल है बिलेटेड बट वेलकम। हुआ यह दोस्तों की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया रिपोर्ट्स को इग्नोर करते हुए, लॉयर्स की पिटीशन को इग्नोर करते हुए सेंटर की तरफ से बोला और माइग्रेंट्स के फेवर में ज्यादा कुछ बोला नहीं। लेकिन फिर जुडिशरी के रिटायर्ड मेंबर्स जब बहुत ज्यादा स्टेटमेंट देने लगे तो सुप्रीम कोर्ट पे प्रेशर पड़ा, और अब सुप्रीम कोर्ट वोकल होकर सामने आया है और गवर्नमेंट से सवाल पूछ रहा है। क्या हुआ दोस्तों कि जिसने भी गवर्नमेंट के रिस्पॉन्स पे सवाल उठाया उसको एंटी नेशनल बोलने लगी गवर्नमेंट, ठीक है। लेकिन अब ये बात बिल्कुल क्लियर आ चुकी है कि माइग्रेंट्स की हालत सच में बहुत खराब है और उनके लिए सरकार ने सही में कुछ नहीं किया है। तो इसमें जुडिशरी का क्या रोल था, इसकी हल्की फुल्की बात होगी, हालांकि इस टॉपिक को मैंने पहले बताया है, बट थोड़ा और देखेंगे इसे। और जो फाइनल आर्टिकल है इस एडिटोरियल का वो ये है, नॉक्ड बाय द वायरस फ्लैटेंड बाय द विंड्स। वेस्ट बंगाल में काफी तबाही हुई है। देखिए दोस्तों, इसको मैं आपके साथ डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि इस आर्टिकल को कुछ इस फॉर्मेट में लिखा गया है कि जो लोगों के एक्सपीरियंसेस क्या हैं, उन्होंने क्या क्या देखा इस साइक्लोन के दौरान, उसको इस आर्टिकल में बताया गया। तो बेटर रहेगा कि इस आर्टिकल को आप खुद पढ़िए हल्का फुल्का। वैसे तो एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से इसमें बहुत ज्यादा मुझे कुछ मिला नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी आप एक बार पढ़िए जरूर इसको, तो आपको आइडिया लगेगा कि एक्चुअली में हुआ क्या था वहां पे उस साइक्लोन के दौरान। तो अब हम लोग शुरू करेंगे दोस्तों अपनी वीडियोस को यहाँ पे। तो भाई पहला आर्टिकल, अ मूवमेंट फॉर सिविलाइजेशनल इंट्रोस्पेक्शन, लिखा हुआ देयर इज अ कलेक्टिव कल्पेबिलिटी इन द सोशल क्राइम ड्यूरिंग द लॉकडाउन ऑफ द डिस्पोजेशन ऑफ इंडियाज वर्किंग पुअर। यहां पे देखते हैं, पहली बात तो आपको बता दो दोस्तों, इस आर्टिकल को लिखा है हर्ष मंदर जी ने। हर्ष मंदर जी एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, एक टीचर भी हैं, राइटर भी हैं। इनकी किताब है लुकिंग अवे, इनइक्वालिटी, प्रिजुडाइज एंड इनडिफरेंस इन न्यू इंडिया। तो भाई इस किताब को लिखा है, सवाल पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। अब देखिए जब से इन्होंने क्या क्या कहा है इसके बारे में बताता हूं। जब से लॉकडाउन लगा है एक स्ट्रेंजमेंट दिखा है सोसाइटी में। स्ट्रेंजमेंट मतलब अलग करना, सेग्रीगेशन करना। क्या है, जो प्रिविलेज लोग हैं, और यहां पे अगर मैं प्रिविलेज लोग की बात करूंगा दोस्तों, तो जो अमीर हैं वो तो प्रिविलेज है ही, साथ साथ जो अपर मिडिल क्लास के लोग हैं, जिनके पास खाने पीने के लिए चीजें हैं, जिनके पास रहने के लिए प्रॉपर घर है, भले वो रेंटल घर है, अगर रेंटल घर भी है तो कहने मतलब ये है कि वो उसका किराया अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो भी प्रिविलेज कैटेगरी में आएंगे। तो इस तरीके के लोगों को बोला गया है प्रिविलेज। बोला यह गया है कि जैसे ही लॉकडाउन अनाउंस होता है ये लोग कंफर्टेबल थे, ठीक है। तो हुआ ये कि इन लोगों के साथ जो लोग एसोसिएटेड थे, जो डेली वर्कर्स एसोसिएटेड थे, ठीक है, इन डेली वर्कर्स की हालत बहुत खराब हो गई। कैसे खराब हो गई? क्योंकि इन डेली वर्कर्स के पास कुछ नहीं था और इन प्रिविलेज लोगों ने इन डेली वर्कर्स को एक सेकेंड में साइड कर दिया। कहने का मतलब यहां पे इस आर्टिकल में यह कहा गया है कि ये जो प्रिविलेज्ड वर्कर्स थे ना, वो इन डेली वर्कर्स को केवल इंस्ट्रूमेंटैलिटी में देखते थे। इंस्ट्रूमेंटैलिटी में देखने का मतलब क्या होता है कि दीज प्रिविलेज्ड क्लास यूज्ड टू लुक एट दोज वर्कर्स एज समथिंग ऑफ यूटिलिटी। उनसे कुछ काम निकल सकता है, बस सिर्फ उसलिए उनको देखना है और उनसे कोई मतलब नहीं है। तो जब उन वर्कर्स ने आना बंद कर दिया तो ऑब्वियसली बात उनको सिर्फ इस बात से परेशानी हुई कि घर में काम करने के लिए कोई और नहीं है,
तो उनको खुद काम करना था, बट कोरोना से बचने के लिए उन्होंने ये काम किया। बट पुअर की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया, डिस्पोजेशन हो गया यहां पे पुअर का। और हमने ये बोला गया इस आर्टिकल में कि भाई पुअर को हमारी कॉन्शियंस से एग्जाइल दे दिया गया, मतलब हमारे कॉन्शियंस में, हमारे इनर सेल्फ में जो हम लोग उन पुअर्स के बारे में सोचते थे तुरंत हटा दिया गया। तो इसलिए यहां पे बोला गया कि जो इंडिया के रिच और मिडिल क्लास है, दिस इज अमंगस द मोस्ट अनकेयरिंग इन द वर्ल्ड, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट अनकेयरिंग, मतलब हमने हमारे पुअर्स की कोई भी चिंता नहीं की, उनको तुरंत साइड कर दिया। अब इसमें यह भी बताया गया कि अगर कोई यंग पर्सन है हमारी सोसाइटी में, अगर वो मिडिल क्लास को बिलोंग करता है, तो उसने कहीं ना कहीं इस पुअर को जरूर देखा होगा, लेकिन वो पुअर सिर्फ इनके लिए काम करते हैं, वो पुअर कभी भी इनके सामने क्लासमेट्स के फॉर्म में या फिर कोलिग्स के फॉर्म में या फिर कॉम्पिटिटर्स के फॉर्म में नहीं दिखते हैं। कभी वो आपके साथ सिनेमा थिएटर में मूवी देखने नहीं जाते हैं। कई बार देखा होता है घर में मेट्स होती हैं दोस्तों, परमानेंट मेट्स होती हैं लोगों की पूरी फैमिली जाती है मूवी देखने के लिए, मेट्स नहीं जाती हैं, वो घर पे रहती हैं। जैसे ही कोरोना का इन्फेक्शन आया दोस्तों, ये जो लोग थे, जो डेली वेज वर्कर्स थे, लोगों ने क्या सोचा, मिडिल क्लास के लोगों ने, कि भाई ये गंदगी में रहते हैं, ये वायरस फैला सकते हैं, इनको अपने आप से दूर रखो, उनको काम पे बुलाना बंद कर दिया लोगों ने। लेकिन यहां पे ऑथर ने एक बार बहुत जबरदस्त बोली है, इट वॉज नॉट द पुअर हु इंडेंजर्ड अस, बट वी हु इंडेंजर्ड द पुअर व्हेन दे केम इनटू कांटेक्ट विद अस। यानी कि जब कोरोना फैलने लगा तो हमको लगा कि ये लोग जब हमारे पास काम करने के लिए आएंगे, हमसे रिलेटेड घर में काम करने आएंगे, कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करने आएंगे, तो हमें इनसे बीमारी हो सकती है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही नहीं है, इन पुअर को हमसे बीमारी हो सकती है, क्योंकि कोरोना वायरस तो वही लोग इंडिया में लेके आए ना जिनके पास फ्लाइट्स खरीदने के पैसे थे, फॉरेन जाने के पैसे थे। वायरस तो फॉरेन में निकला है, चाइना के वुहान में निकला है, उससे दुनिया भर में फैल गया। तो जो लोग फ्लाइटों से इंडिया में आए वो इस वायरस को अपने साथ लेके आए। इन पुअर्स के पास कहां पैसा है कि फ्लाइटों से जाए, इनके पास तो खाने पीने के पैसे नहीं है। तो इनको हमसे खतरा था, हमें इनसे खतरा नहीं था। यहाँ पे मैं हमें को प्रिविलेज बोल रहा हूं, इनको माइग्रेंट्स बोल रहा हूं। फिर भाई लॉकडाउन की स्ट्रेटजी आई। अब बड़ा जबरदस्त लॉकडाउन लगा इंडिया में, द हार्शेस्ट एंड द लार्जेस्ट लॉकडाउन बोला गया है पूरी दुनिया का। क्यों? चूंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन को इतने लंबे समय के लिए लॉकडाउन में रखा गया। रिलीफ पैकेज बहुत छोटा दिया गया। अब सरकार तो भैया यहाँ पे सीना ठोक ठोक के, चेस्ट थंपिंग करके बोल रही कि हमने बहुत बड़ा रिलीफ पैकेज दे दिया है, जबकि असल में सरकार ने कुछ नहीं दिया है। जो कुछ भी दिया है बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को मिला है, एमएसएमई के लिए नाम पे कुछ हुआ है, और इन माइग्रेंट वर्कर्स की तो बिल्कुल हालत खराब है। बेचारे घर जाने के लिए भी इनसे पैसा मांगा जा रहा है। ठीक है, कभी कभी तो इतना ज्यादा पैसा देना पड़ता है कि फ्लाइट टिकट से महंगा हो जाता है इनका घर जाना। उसको आगे आके देखेंगे, आगे के एडिटोरियल्स में ये चीज आएगी। हमारे पास डोमेस्टिक हेल्प आनी बंद हो गई, तो हमने उसके साथ एडजस्ट किया, चूंकि हमको कोरोना से बचाना था। हमारे पास नेटफ्लिक्स था देखने के लिए, हमारे पास घर वालों के साथ, हमें घर वालों के साथ टाइम बिताने के लिए समय मिला, हम हेल्थ इंश्योरेंस अफोर्ड कर सकते थे। लेकिन ये जो लोग थे, माइग्रेंट वर्कर्स थे, इनके पास एक्चुअली कुछ भी नहीं था दोस्तों। इनकी लाइफ्स इन्होंने बहुत रेजिस्टेंट के साथ बिल्डअप की थी। ये पहले गांव में रहते थे, गांव में इनके पास कुछ भी नहीं था, ना स्कूल था, ना खाने के लिए कोई सोर्स ऑफ इनकम थी। अगर सोर्स ऑफ इनकम इनको गांव में मिल जाती तो क्या ये शहर में आते? लेकिन ये शहर में आए, शहर भी इनके लिए वेलकमिंग नहीं था। तो भाई कोई इनको डिसेंट हाउसिंग नहीं दी गई। डिसेंट हाउसिंग के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चलाए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन वो बहुत कम को मिल पाते हैं, सबको नहीं मिल पाते हैं। लेकिन ये स्लम, झुग्गी झोपड़ी, चौलों में रहने लगे। कई बार इनके स्लम्स को डिमोलिश किया गया। उसके बाद भी ये माइग्रेंट वर्कर्स रेजिस्ट करके आगे आए, उन्होंने अपना घर बनाया, यहाँ पे रह के अपना काम कर रहे थे, जो कमा रहे थे वो अपने घर भेज रहे थे। जैसे ही लॉकडाउन अनाउंस हुआ गया, सबसे पहली बात तो जब लॉकडाउन को अनाउंस किया गया, इन गरीबों के बारे में कुछ भी नहीं सोचा गया। ठीक है, इनका एक झटके में, एक कह सकते हैं अनाउंसमेंट के साथ साथ इनका जितना भी लाइवलीहुड था सब चला गया। वहीं पे मिडिल क्लास अलग ही रिएक्ट कर रहा था। तो मोदी जी ने बोला कि भाई थाली बजाओ, तो थाली बजा रहा है, दिए जलाओ तो दिए जला रहा है, कैंडल्स जला रहा है, टॉर्च जला रहा है। लेकिन उस समय पे जब हम लोग पूरे, आप कह सकते हैं उत्साह के साथ हमारे मोदी जी के इनिशिएटिव्स में पार्टिसिपेट कर रहे थे, उस समय इन माइग्रेंट वर्कर्स के बारे में ना सरकार सोच रही थी और ना ही लोग सोच रहे थे। हम ये सोचते हैं, जरा इमेजिन करके देखिए, जो लोग हैं, ये जो अपने घर जा रहे हैं, एक लड़की अपने पिताजी को दिल्ली से साइकिल पे बैठा के बिहार लेके गई। तो ये रेलवे ट्रैक्स पे जा रहे हैं भाई, चल के जा रहे हैं, साइकिलों पे जा रहे हैं। कई लोग तो रेलवे ट्रैक्स पे कट के मर गए। ये ज्यादातर लोग जो वापस जा रहे हैं ना, इनकी उम्र 15 से 30 साल के बीच में। क्योंकि 15 से 30 साल की उम्र के लोगों के अंदर ही ये ताकत है, वो आके यहाँ पे माइग्रेंट लेबर्स की तरह काम कर सके। कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करना होता है, ईंटों को उठाना होता है, तो ये बूढ़ा आदमी तो कर नहीं सकता, तो यंग है। तो हम लोग तो घर पे बैठ के आराम कर रहे हैं, लेकिन इनकी वापस जाने में हालत खराब हो रही है। तो भाई बहुत सारा
जो क्लास है वो सेफ है, जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट्स की क्लास सेफ है, उनको सैलरी मिल रही है। जो प्राइवेट सेक्टर में, खासकर जो फॉर्मल प्राइवेट सेक्टर में, तो फॉर्मल प्राइवेट सेक्टरों की जॉब जो है अभी तक सेफ है। एक्चुअली सबकी सेफ नहीं है दोस्तों, यहाँ पे इस आर्टिकल में सेफ लिखा है, बट बहुत सारी फॉर्मल प्राइवेट सेक्टर वालों की जॉब जा रही है। गवर्नमेंट सेक्टर्स में जिनकी जॉबें हैं उनको निकाला भले नहीं जा रहा है, पर नए रिक्रूटमेंट्स बिल्कुल बंद हो गए हैं। तो जो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की, उनके लिए कोरोना एक बुरी खबर की तरह आया है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल फॉर रिक्रूटमेंट आर लेस। तो ये बोला गया दोस्तों। फिर ये बोला गया कि जब इन लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह जाना शुरू किया, तो जब इन्होंने दूसरी स्टेट में एंट्री मारी, तो स्टेट में एंट्री मारते ही वहां की पुलिस को डर लगा कि भाई ये हो सकता है कोरोना लेके आएंगे। तो वहां की सरकार ने बोला कि इनको कुछ दिन क्वारंटाइन करो। तो आसपास के स्कूलों में, खाली बिल्डिंगों में इनको ठूस के रख दिया गया, क्लॉक कर दिया गया। वहां पे ना बाथरूम जाने की फैसिलिटी थी, ना नहाने की फैसिलिटी थी, ना एडिबल फूड था, ना ढंग का खाना था। इतनी गंदी हालत में इनको क्वारंटाइन किया गया। ठीक है, जब एंड में देखा कि भाई बिल्कुल ही हालत खराब है, तो ऑब्वियस सी बात है श्रमिक ट्रेनें चलाई गई, बट श्रमिक ट्रेनों की भी हालत बिल्कुल खराब है। आप देख ही रहे हैं, रास्ते में लोग मर रहे हैं। ठीक है, खाने पीने के लिए खाना नहीं है। सरकार ने जो लोग फॉरेन कंट्री में फंसे थे, जो स्टूडेंट्स हॉस्टल्स में रहते हैं, जो पिलग्रिम्स भगवान की पूजा करने के लिए गए थे, उनके वापस आने का तो जुगाड़ किया, बट इन माइग्रेंट वर्कर्स के लिए जो कुछ भी किया गया, दैट वाज वेरी लेस। ओके दोस्तों, ये आप कह सकते हो। फिर जब ये माइग्रेंट्स अपने घर जा रहे थे, उस घर जाने का जो प्रोसेस है वो भी इनके लिए बड़ा खतरनाक है। हम मान लीजिए मुंबई से किसी को वापस आपने गांव बिहार जाना है, या दिल्ली से किसी को यूपी जाना है, तो पहले जाएगा पुलिस के पास, रजिस्ट्रेशन कराएगा। बहुत सारे केसेस में इस रजिस्ट्रेशन को ऑनलाइन किया गया। इनको पास स्मार्टफोन है ही नहीं। अरे भाई, खाने का पैसा नहीं तो जरूरी थोड़ा ना इनके पास स्मार्टफोन हो। ऑनलाइन इनको कुछ चलाने है नहीं, बिना पढ़ा लिखा लॉट है। मान लीजिए एक बार ऑफलाइन जाकर रजिस्ट्रेशन करा भी लिया, तो इनको ये मालूम कैसे पड़ेगा कि इनकी ट्रेन आज की डेट में है। कभी कभी रजिस्ट्रेशन कराने के बाद हफ्ते महीने बीत जा रहे हैं, ट्रेन का इंतजाम ही नहीं हो पा रहा वापस जाने के लिए, और जो जा भी रहे हैं वो डिहाइड्रेशन, हंगर की वजह से मर रहे हैं। तो काफी बुरे हाल है। कई कई बार तो ऐसा हुआ कि ये लोग सड़क से चल के जा रहे हैं, किसी और बाउंड्री में घुसे, तो इनको बड्डे से इन्फेक्टेंट छिड़क दिया गया कि कहीं भैया ये कोरोना लेके तो नहीं आए हैं। लेकिन यही बिजनेस इंटरप्राइजेस, यही एम्प्लॉयर्स जिन्होंने इन वर्कर्स को छोड़ दिया, जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा ये एम्प्लॉयर्स एक्सपेक्ट करेंगे कि ये वर्कर्स वापस आए और फैक्ट्रीज में आके काम करें। और इन वर्कर्स के पास तो कोई चॉइस है नहीं दोस्तों, ये तो गरीब हैं, ये तो बाद में भी अपने खाने पीने के लिए चीजें ढूंढेंगे, तो ये वापस आ जाएंगे। उसके बाद यूनियन गवर्नमेंट ने भी फ्लाइट्स चालू करी। तो जब फ्लाइट्स को चालू किया गया, तो एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को समझा गया कि भैया फ्लाइट में जितने भी लोग आ रहे हैं सबको क्वारंटाइन नहीं किया जा सकता, सबके हेल्थ चेकअप नहीं कराए जा सकते। लेकिन जब इन गरीबों को एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना था, तो जैसे दूसरे स्टेट की बाउंड्री में घुसते थे, इनको जबरदस्ती क्वारंटाइन में डाला जाता था। तो जबरदस्ती स्कूलों में फेंक देंगे, वो भी ऐसे क्लॉग्ड और भरे हुए स्कूल जहां पे प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग हो नहीं पा रही है। तो जो चीजें अमीरों के लिए और थोड़े एफ्लुएंट के लिए सोची गई, वो इन गरीबों के लिए नहीं सोची गई। तो कहने के लिए जा रहा है दोस्तों कि यहां पे एक सिविलाइजेशनल इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। और जो ये प्रिविलेज्ड क्लासेस कर रही हैं, जो रेडिकल डिस्पोजेशन किया है इन प्रिविलेज्ड क्लासेस ने, एक तरीके का सोशल क्राइम है। आई होप आपको इस वीडियो से जो कुछ भी मैंने अभी एक्सप्लेन किया, इससे काफी सारे पॉइंट्स आपको अपने एथिक्स जीएस पेपर 4 के लिए मिले होंगे। आप चाहे तो उसको नोट्स बना सकते हैं। आगे चलते हैं। जो अगला आर्टिकल है दोस्तों, वो है एंकरिंग टाइज विद कैनबरा द वर्चुअल वे। इसके बारे में बात करेंगे। क्या है कि अभी इंडिया ऑस्ट्रेलिया की एक समिट होने वाली है दोस्तों। ये समिट होगी 4 जून को। ये वर्चुअल समिट है। शुरुआत कैसे होती है इस आर्टिकल की, इसको देखते हैं। एक ऑस्ट्रेलिया के बहुत फेमस ज्यूरिस्ट थे, जुडिशरी से एसोसिएटेड थे। उनका नाम था सर ओवन डिक्सन, OWENDIXON। तो ओवन डिक्सन ने 1950 के लगभग में उस समय पे ये बोला था कि भाई जो इंडिया का कश्मीर का मुद्दा है, इस पे सेटलमेंट करने के लिए मैं हेल्प करना चाहता हूं। हालांकि ऑब्वियसली बात है नहीं हुआ। तो एक बार ये ओवन डिक्सन जी ने, उनकी एक डॉटर थी एने, मेलबर्न में, उसको लेटर लिखा कि दिल्ली एक ऐसी जगह है जहां पे मैं कभी वापस आना नहीं चाहूंगा, ना ही दिल्ली को मैं कभी दोबारा देखना चाहूंगा। अब 1950 में लेटर लिखा गया था। 1950 से 70 साल बीत चुके हैं, और अब 70 सालों के बाद 4 जून को भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों के बीच में एक वर्चुअल समिट होने वाली है 4 जून को। और ऑब्वियसली बात है, ये जो ओवन डिक्सन जी के ख्यालात हैं, इनके साथ अब वाकया नहीं रखेंगे जो हमारी कंट्रीज की लीडरशिप है, ना ही इंडिया की लीडरशिप और ना ही ऑस्ट्रेलिया की लीडरशिप। इस तरीके से आर्टिकल की यहाँ पे शुरुआत की गई है। आज की डेट में न्यू दिल्ली ऑस्ट्रेलिया के डिप्लोमेटिक रडार्स में
डिप्लोमेटिक हायरार्की में, डिप्लोमेटिक प्रेफरेंस में बहुत ऊपर आता है। ये इस बात से पता चलता है कि जो ऑस्ट्रेलिया का हाई कमिश्नर है इंडिया में, बैरी ओ फॉवल, बैरी ओ फैरल, बैरी ओ फॉरल बहुत ही इंफ्लुएंशियल फिगर है ऑस्ट्रेलिया में। ओके, ये फॉर्मर प्रीमियर थे न्यू साउथ वेल्स के, एक सेलिब्रेटेड पब्लिक फिगर है, काफी इनको माना जाता है। और बैरी ओ फैरल को इंडिया पोस्टिंग दी गई है एज अ हाई कमिश्नर, तो आप समझ सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट पोस्टिंग है। अच्छा, आपको एक चीज यहां पे दिमाग में आई दोस्तों कि मान लीजिए किसी कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव अगर इंडिया में आता है तो कभी कभी उसको एम्बेसडर बोला जाता है, कभी कभी उसको हाई कमिश्नर बोला जाता है। हाई कमिश्नर क्यों बोला जाता है? तो इसको कॉमनवेल्थ के साथ रिलेट कीजिए दोस्तों। देखिए, वो कंट्रीज जो कभी आपकी कॉमनवेल्थ के बैनर के अंदर थी, कभी ब्रिटिश राज के अंदर थी, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स अगर किसी और कंट्री में जाते हैं, और जिस कंट्री में जाते हैं वो भी अगर ब्रिटिश राज के अंदर थी, तो उसको हाई कमिश्नर कहा जाता है। इसको मैं पॉलिटी में बाद में कवर करूंगा। तो ये बात है। और ऑस्ट्रेलिया के केवल अभी के प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन जी नहीं, ऑस्ट्रेलिया के जितने भी रीसेंट प्राइम मिनिस्टर रहे, चाहे आप जूलिया गिलियर्ड की बात कर लीजिए, चाहे टॉनी एबोट की बात कर लीजिए, चाहे मैल्कम टर्नबुल की बात कर लीजिए, सब इंडिया आए हैं। इंडिया सबकी इंपॉर्टेंस में बहुत ऊपर है। स्कॉट मॉरिसन जी का और हमारे प्रधानमंत्री जी की बैठक होने वाली थी जनवरी 2020 में, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ कि बुश फायर्स आ गई ऑस्ट्रेलिया में। तो जब ऑस्ट्रेलिया में बुश फायर्स आ गए, उसके चलते उस बैठक को पोस्टपोन करना लगा। अब कोविड-19 पेंडेमिक आ गया है, तो जो बैठक है वो और पोस्टपोन हो गई है। मोदी जी ऑस्ट्रेलिया कब गए थे? तो मोदी जी ऑस्ट्रेलिया गए थे 2014 में। और जब मोदी जी ऑस्ट्रेलिया गए 2014 में, मोदी जी से पहले 28 साल पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी 1986 में ऑस्ट्रेलिया गए थे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉरेन पॉलिसी का पॉइंट है दोस्तों, कि ऑस्ट्रेलिया, इंडिया ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड अगर आपसे कोई भी सवाल जीएस मेंस में पूछा जाता है, तो आप यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन को कोट कर सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया हमारी करंट गवर्नमेंट की फॉरेन पॉलिसी में ऊपर है। कैसे ऊपर है? कि लास्ट टाइम 1986 में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ऑस्ट्रेलिया गए थे, और अब 2014 में मोदी जी गए हैं। भैया, मोदी जी ने फॉरेन ट्रिप बहुत मारे हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आप ज्यादातर कंट्रीज के साथ फॉरेन पॉलिसी में कोट कर सकते हैं, हालांकि आपको डेट लाइंस देखनी पड़ेंगी। फिर देखते हैं कि ये जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का इस समय पे दोस्ती टाइप की आगे बढ़ रही है, क्या इस दोस्ती के बढ़ने की वजह चाइना है? देखिए, कुछ हद तक इंडिया ऑस्ट्रेलिया की अभी की दोस्ती बढ़ने की वजह चाइना ही है दोस्तों। चाइना का जो एग्रेसिव स्टांस चल रहा है, इस चलते बहुत असर्टिव है, ऑस्ट्रेलिया को भी धमकी दे रहा है, इंडिया को तो धमकी दे ही रहा है, ठीक है। तो बेलीजरेंस है चाइना के अंदर, जिसके अगेंस्ट एक ग्रुपिंग की जरूरत है, एक कंसोलिडेशन की जरूरत है। तो वो यहां पे आ रहा है इंडिया ऑस्ट्रेलिया की मीटिंग के साथ साथ। फिर अगर बात की जाए कि क्या सिर्फ चाइना ही एक वजह है जिसकी वजह से इंडिया ऑस्ट्रेलिया साथ पे? नहीं, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया केवल चाइना की वजह से ही नहीं दोस्तों। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया वैसे भी म्यूचुअल पार्टनर्स है बहुत सारी चीजों में, बहुत सारे ट्रेड में, यूरेनियम में, बहुत सारी चीजों का ट्रेड इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है। ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज में इंडिया के बहुत से बच्चे पढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज में आती हैं। तो चाइना इज नॉट द ओनली रीजन फॉर अ गुड रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड चाइना, ये बात बोला गया है। और ये जो वर्चुअल समिट हो रही है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, ये वर्चुअल समिट आगे आने वाले समय में आप कह सकते हैं कि फ्रेंड्स एक फोकल पॉइंट बनने वाला है, क्योंकि इस कोरोना पैंडेमिक के चलते बहुत जल्दी इंटरनेशनल लीडर्स की मीटिंग हो, ये देखिए पॉसिबल रह नहीं गया है। तो भाई, अब वर्चुअल समिट्स बहुत होंगी। तो मोदी जी ने एक मल्टीलेटरल समिट करी थी साउथ एशियन लीडर्स के साथ, फिर G20 के लीडर्स के साथ भी उन्होंने बातचीत की थी इस वर्चुअल समिट के थ्रू। ओके, यहां पे ऑस्ट्रेलिया के साथ एक वर्चुअल समिट हो रही है बायलैटरली। इससे यह पता चलता है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच के जो इंटरेस्ट हैं वो कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जो टर्बुलेंट आपकी रीजनल ज्योग्राफी चल रही है, खासकर इंडो पैसिफिक में, तो चाइना के बेलिजरेंस को चार जो ये लोग हैं वो रोक सकते हैं: इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान। यूएसए तो बहुत ज्यादा वोकली बोल रहा है चाइना अगेंस्ट। ऑस्ट्रेलिया ने भी ओपनली बोला है कि भाई WHO लेड इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि ये वायरस कैसे फैल गया चाइना के बाहर। लेकिन इंडिया भी उतना एक वोकल होकर सामने नहीं बोल रहा है चाइना के अगेंस्ट में, और चाइना अलग अलग तरीके से इंडिया को प्रेशराइज भी बहुत कर रहा है। लेकिन ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो रिलेशन हो रहा है आपस में, जो समिट्स हो रही है, इससे चाइना थोड़ा नर्वस भी है। एक बात और कही जा रही है कि भाई, जब ये वर्चुअल समिट होगा अभी लगभग 4 जून को, उस समय पे एक एग्रीमेंट साइन हो सकता है जिसका नाम है म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट।
ये म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट लार्ज स्केल डिफेंस कोऑपरेशन की भी बात करेगा और लार्ज स्केल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस की भी बात करेगा। अगर बात करें लास्ट मिलिट्री एक्सरसाइज की, तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में लास्ट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी ओशन डेक्स। ये हुई थी आपकी अप्रैल 2019 में। ये लार्जेस्ट बाइलेटरल नेवल एक्सरसाइज हुई आज तक इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में दोस्तों। फिर मालाबार एक्सरसाइज कराता है इंडिया, तो मालाबार एक्सरसाइज ऑब्वियसली बात है मालाबार कोस्ट के आसपास होगी, उसमें ऑस्ट्रेलिया को इंक्लूड किया गया। तो पहले उसमें जापान इंडिया थे, फिर ऑस्ट्रेलिया को भी उसमें इंक्लूड किया गया दोस्तों। और ये बढ़ला जा रहा है, देखिए डिप्लोमेटिक सर्कल्स दिल्ली और कैनबरा के बीच में जुड़े हुए हैं, यानी इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में ऑलरेडी डिप्लोमेटिक सर्कल्स हैं। सेक्रेटरी लेवल पे 2+2 की बातचीत रेगुलरली होती रहती है, लेकिन ये कहा जा रहा है इस 2+2 की बातचीत को, जो कि सेक्रेटरी के लेवल पे होती है, उसको बढ़ा के फॉरेन और डिफेंस मिनिस्टर के लेवल पे करना चाहिए। ओके, तो हेल्थ में, फूड में, एजुकेशन में, इन हर चीजों में इन दोनों कंट्रीज के बीच के कोऑपरेशन को बढ़ाना चाहिए। फिर अगर ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए, तो ऑस्ट्रेलिया ने कोविड-19 के पैंडेमिक को संभालने में बहुत जबरदस्त काम किया है। क्या है भाई कि ऑस्ट्रेलिया में भी अलग अलग पार्टीज हैं, उन अलग अलग पार्टीज के अपने अपने इश्यूज रहते हैं, लेकिन जब कोविड-19 का पैंडेमिक आया तो ऑस्ट्रेलिया में बड़ा ही जबरदस्त डिस्प्ले हुआ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का। इंडिया में आप देखोगे कि इंडिया में सेंटर और स्टेट्स के बीच में थोड़ी रिफ्ट आई है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में उनका सेंट्रल गवर्नमेंट और उनकी जो फेडरल गवर्नमेंट से दोनों ने मिलकर काम किया इस पैंडेमिक में, वो कंबाइन हो गए हैं एक दूसरे के साथ। और जो इंडियंस हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया में सेटल्ड हैं, उन्होंने भी इसमें एक बहुत मेजर रोल प्ले किया है। देखते हैं इंडियंस ने मेजर रोल कैसे प्ले किया है वहां पे। तो दोस्तों, एक इंडियन बॉर्न साइंटिस्ट है क्षितिज कपूर, ये यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबोर्न में है। तो क्षितिज कपूर जी ने एक पाथ ब्रेकिंग रिपोर्ट निकाली है, रोड मैप टू रिकवरी। ठीक है, तो रोड मैप टू रिकवरी ने ऑस्ट्रेलिया के रिकवरी प्रोसेसेस को एक डायरेक्शन दिया है। फिर एक एसएस वसन करके हैं, एस वसन। तो ये एसएस वसन क्या है कि भाई कॉमनवेल्थ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में पूरा एफर्ट लगा रहे हैं एक वैक्सीन को डेवलप करने के लिए। ओके, तो ये बात है दोस्तों। तो आप कह सकते हो कि बहुत सारे इंडियंस ऑस्ट्रेलिया में रह के ऑस्ट्रेलिया की डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। फिर एक और बात उठ रही है कि ऑस्ट्रेलिया के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं जिनका नाम है एंथोनी प्रैट। तो ये जो एंथोनी प्रैट है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया लीडरशिप डायलॉग जब भी होती है उसमें ये एंथोनी प्रैट बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। इंडिया फ्रेंडली होने के लिए एंथोनी प्रैट अपनी गवर्नमेंट को हमेशा बात करते हैं। और एंथोनी प्रैट ने एक ऑडियो निकाला है डायरेक्ट टू कंज्यूमर, यानी कि कंज्यूमर पैकेज्ड गुड्स, यानी कि डायरेक्ट टू कंज्यूमर। यानी कि अभी क्या होता है, एक्सपोर्ट कंपनी टू कंपनी होता है। अब यहां पे बात क्या करी जा रही कि एक्सपोर्ट्स को कंपनी टू कंज्यूमर करो। अभी देखिए, एक कंट्री के अंदर कंपनी टू कंज्यूमर होता है। तो फॉर एग्जांपल अमेजन है, तो अमेजन अपनी साइट से ऑर्डर करेगा चीजों को, आपके घर पे सीधे सीधे कंज्यूमर को पहुंचाएगा। बहुत सारी कंपनीज भी ऑनलाइन ऑर्डर्स लेती हैं। लेकिन जब भी फॉरेन के लिए ट्रेड होता है दोस्तों, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट ज्यादातर कंपनी कंपनी के बीच में होता है, ना कि कंपनी कंज्यूमर के बीच में। तो प्रैट जी का बोलना है कि भाई कंपनी टू कंज्यूमर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ग्लोबल सप्लाई चेन्स को हमको बनाना। अब ये कैसे होगा, इसके बारे में बहुत सोच लगेगी, दुनिया भर में बहुत सारे कोलैबोरेशन की जरूरत पड़ेगी। और एंड में अगर हम बात आए दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज आर वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड, पब्लिकली फंडेड है, वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज में आते हैं, अच्छा खासा टक्कर दे रही हैं ये यूरोपियन यूनिवर्सिटीज को। बड़ी बड़ी जो यूरोप की यूनिवर्सिटीज है दोस्तों, वो कुछ ज्यादा ही फेमस है। आप इंसीड बिजनेस स्कूल की बात कर लीजिए, जो कि आपका फ्रांस में भी है, सिंगापुर में भी है। आप लंदन बिजनेस स्कूल की बात कर लीजिए, जो आपका लंदन में है। तो इन यूनिवर्सिटीज को भी टक्कर दे रही है ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज। और ये कहा जा रहा है कि चूंकि ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज ने पैंडेमिक को बहुत अच्छे से संभाला है, तो पोस्ट कोविड वर्ल्ड में ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के प्रोस्पेक्ट बढ़ सकते हैं, क्योंकि वहां पे कोरोना का पैंडेमिक इतना खतरनाक नहीं है। ओके, तो ये सब बात बोली गई दोस्तों। तो ये आर्टिकल, अच्छा एक और बात है, ये आर्टिकल लिखा है अमिताभ मत्तू जी ने। अब अमिताभ मत्तू जी ने लिखा है दोस्तों, तो ही इज द चेयर ऑफ ऑस्ट्रेलिया इंडिया लीडरशिप डायलॉग, और ये फाउंडर डायरेक्टर हैं ऑस्ट्रेलिया इंडिया इंस्टीट्यूट के। तो ऑब्वियस सी बात है, जब ये ऑस्ट्रेलिया इंडिया लीडरशिप डायलॉग के मेंबर है तो कुछ पॉजिटिव ही बोलेंगे। लेकिन फिर भी फ्रेंड्स, इंडिया ऑस्ट्रेलिया की मेंबरशिप में, पार्टनरशिप में बहुत से फायदे हैं दोनों कंट्रीज को। और खासकर चाइना का जो आज की डेट में स्टैंस चल रहा है, तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की पार्टनरशिप में दोनों को फायदा है। फॉरेन रिलेशंस के पर्सपेक्टिव में यहाँ पे जो मैंने स्टैटिस्टिक्स को कोट किया है, कौन कौन से स्टैटिस्टिक्स को,
तो मैंने 2 इंडियंस का नाम बताया जो ऑस्ट्रेलिया में खुल के ऑस्ट्रेलिया की डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। तो क्षितिज कपूर का मैंने नाम लिया, एसएस वसंत का नाम लिया मैंने। इसको आप कोट कर सकते हैं, अपने नोट से बना सकते हैं। तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया तो आपको वहां से कोट कर सकते हैं। फिर मैंने आपको बहुत से और पॉइंट्स बताए थे दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हाई कमिश्नर बैरी ओ फेरल का अपॉइंटमेंट हुआ है। ये प्रीमियर है नई साउथ वेल्स के, सेलिब्रेटेड पब्लिक फिगर हैं। तो इनके अपॉइंटमेंट को आप आंसर में कोट करके दिखा सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के डिप्लोमेटिक सर्कल्स में इंडिया कितनी इंपॉर्टेंस रखता है। तो ऐसे बहुत से पॉइंट्स है दोस्तों जो कि आप अपनी नॉलेज के हिसाब से अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट करिए और बाद में एग्जाम्स में लिखने में आपको काम आएंगे। अब आगे बात करेंगे हम लोग दोस्तों इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ की, जो कि अभी एलएसी पे स्टैंड ऑफ चल रहा है। इस पे बहुत सी वीडियोस में बना चुका हूं। बहुत सारे आप कह सकते हैं कि ऑनलाइन सोर्सेज में इस न्यूज को बहुत ज्यादा कवर किया जा रहा है। इसके बारे में बात करेंगे। तो क्या है ये ऑफुल साइलेंस? इंडिया मस्ट पब्लिकली क्लैरिफाई द सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन विद चाइना अलोंग द एलएसी। देखिए, इंडिया चाइना के बीच में पैंगोंग तोसे में ये स्किर्मिश शुरू हुई थी लगभग 5 मई को। उसके बाद से लगातार ट्रूप्स का डिप्लॉयमेंट्स बढ़ रहा है। चाइनीज सोल्जर्स एक मात्रा में आके एलएसी पे बैठ गए। इनफैक्ट कहा जा रहा है कि कुछ जगहों पे वो 2 से 3 किलोमीटर एलएसी के अंदर भी आ गए हैं। चाइनीज कमांडर्स इतना जबरदस्त एग्रेशन दिखा रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, तो इंडिया के लेवल के कमांडर्स भी एग्रेशन दिखा रहे हैं। एक कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन बनी हुई है एलएसी पर। ऑब्वियस सी बात है, ये कॉन्फ्लिक्ट की जो सिचुएशन बनी है दोस्तों, ये मिलिट्री कमांडर्स ने अपने आप तो बना नहीं ली, उनके सेंट्रलाइज लीडरशिप की, चाइना की सेंट्रलाइज लीडरशिप से। ऑब्वियस सी बात है, यहां कुछ प्रेशर आया होगा तभी इस तरीके की सिचुएशन बनी है। तो जरूरी यह है कि पूरी तरीके से डिस्कलेशन किया जाए। तो फुल डिस्कलेशन will entail soldiers being able to return to their normal LAC patrols, something military officers say will probably need a high level political intervention। यानी कि ये जो इतना तगड़ा एस्केलेशन हुआ है, ये कम तभी हो सकता है जब हाई लेवल पे चाइनीज की लीडरशिप अपने सोल्जर से बोले कि आप वापस जाइए। ठीक है, तो जब तक वो ये नहीं बोलेंगे तब तक चाइना की जो मिलिट्री है वहीं खड़ी रहेगी। अब इसके चलते बीच में बवाल भी बहुत सारा हो रहा है। यूएस के डोनाल्ड ट्रंप भी बोल चुके हैं कि भैया हम मीडिएट कर सकते हैं इंडिया और चाइना के बीच में। ऑब्वियसली बात है, इसकी रिस्पांस में बीजिंग ने तो साफ साफ मना कर दिया। इंडिया ने एक सोबर रिस्पांस दिया है कि हम अपना मीडिएशन खुद कर लेंगे। तो ये सब बातें चल रही है। अब यहां पे बात ये हो रही है दोस्तों कि चाइना का ये जो एग्रेसिव स्टैंस है ये है क्यों? तो 3 रीजंस दिए जा रहे हैं दोस्तों इसके। कहा जा रहा है कि द गवर्नमेंट मस्ट इन्वेस्टिगेट हाउ बिग बिल्डअप ऑफ चाइनीज सोल्जर्स वाज नॉट एक्टेड अपॉन अर्लियर। जब चाइनीज सोल्जर्स का इतना बिल्डअप हो रहा था, उस पर क्यों नहीं एक्ट किया गया? ऑब्वियस सी बात है, वो बिल्डअप तो उनके साइड पे हो रहा था ना। और ये सब जो हो रहा है वो हो क्यों रहा है? तो यहाँ पे 3 रीजंस दे रखे हैं। इज द समर कॉन्फ्लैग्रेशन मेंट टू डिफ्लेक्ट अटेंशन फ्रॉम बीजिंग्स करंट प्रॉब्लम्स फॉर कोरोना वायरस पैंडेमिक। यानी दुनिया भर में कोरोना वायरस के पैंडेमिक के चलते बीजिंग को गालियां पड़ रही हैं, अलग अलग तरीके से प्रेशर आ रहा है। तो उस प्रेशर को सबवर्ट करने के लिए, डाइवर्ज करने के लिए, उस पर से ध्यान हटाने के लिए बीजिंग एलएसी पे सब काम कर रहा है। दूसरा, क्या चाइना इसलिए ये कर रहा है क्योंकि इंडिया अपने बॉर्डर एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर को, रोड्स को, ब्रिजेस को तेजी से कंस्ट्रक्ट कर रहा है। पहले क्या था दोस्तों, 1962 का वॉर हुआ था, इंडिया के पास बॉर्डर एरियाज में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। बट अब इंडिया के पास बॉर्डर एरियाज में जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर आ चुका है। तो क्या इस बात से टेंशन में है चाइना? तीसरा, क्या चाइना न्यू दिल्ली को रिमाइंड कराना चाहता है अपनी ज्योग्राफिकल वल्नरेबिलिटीज के बारे में? ज्योग्राफिकल वल्नरेबिलिटीज कैसे? कि चाइना शायद अक्सर चीन के एलएसी पे इंडिया को ये याद दिलाना चाह रहा है कि हम कितना ज्यादा एडवांटेज में है, ताकि इंडिया इंडो पैसिफिक ओशन में यूएस के साथ क्लोजर मैरीटाइम रिलेशनशिप ना करे, जापान के साथ रिलेशनशिप ना बनाए, ऑस्ट्रेलिया के साथ ना बनाए, यूएसए के साथ ना बनाए। इन सारे फॉरम्स के साथ इंडिया खुल के रिलेशनशिप बना रहा है। और ऑब्वियसली बात है, चाइना कितना भी धमका ले वो बनाता ही रहेगा। तो यहां पे इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि भाई पब्लिक ये जानना डिजर्व करती है कि ये इतना बवाल जो हुआ है वो एक्चुअली में क्यों हुआ है। फिर आखिरी आर्टिकल पे आते हैं। इसको दोस्तों मैंने कल भी डिस्कस किया था, बिलेटेड बट वेलकम। यहां पे ये बोला गया है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने अब फाइनली ये जो माइग्रेंट क्राइसिस है इसमें अपना स्टेप रखा है और मिलियंस ऑफ जो इंटरस्टेट वर्कर्स हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं उनके फेवर में कुछ बोला है। एक 3 जज बेंच सुप्रीम कोर्ट की, उसने स्यू मोटो प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट किया। तो मैंने आपको कल बताया था, मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर अपने आप से इस केस को उठाया और सरकार से पूछा कि भाई आप एक्चुअली में कर क्या रहे हैं। और सरकार ने जो गलतियां की हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट, उसको डील करने से उसको उसके रिस्पेक्ट में, उसके रिस्पांस में सरकार से आप कह सकते हैं इन्होंने एक्सप्लेनेशन मांगा है। अब देखिए, शुरू में क्या हुआ था दोस्तों, जब नया नया लॉकडाउन इंपोज हुआ था उस समय पे भी सुप्रीम कोर्ट में पिटीशंस फाइल हुई थी
और सेंटर के खिलाफ बात करी गई थी। तो उस समय पे सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट प्रो स्टांस दिखाया था और यह बोला था कि गवर्नमेंट पूरी तरीके से इस क्राइसिस को जितना हो सकता है डील करने की कोशिश हो रही है। गवर्नमेंट ने उस समय यह क्लेम दिया था कि जो माइग्रेंट क्राइसिस को दिखाया जा रहा है सड़कों पे, ये एक फेक न्यूज है। लेकिन अब पूरी दुनिया को यह जाहिर हो चुका है कि कोई फेक न्यूज नहीं है, माइग्रेंट सच में परेशान है। इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शंस दिया है कि ये जो वर्कर्स हैं जो सड़क पे घूम रहे हैं, इनकी तरफ थोड़ा काइंडली काम करिए। वो ऐसा रहा दोस्तों, इनके फंडामेंटल राइट्स को पूरी तरीके से वॉयलेट किया जा रहा है। जब लॉकडाउन लगा उस समय पे इन वर्कर्स से पैसे वसूले गए। ये वर्कर्स जब घर जा रहे थे इनसे पैसे वसूले गए। शुरू में तो जब बसें अरेंज कराई गई, ट्रेन तो नहीं, जब बसें शुरू में अरेंज कराई गई तो उसके पैसे इन वर्कर्स से लिए जाने लगे। जब बाद में पता चला कि वर्कर्स से ज्यादा पैसे लिए जा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है सुप्रीम कोर्ट का यहां बीच में आना जरूरी था। जब गवर्नमेंट पे प्रेशर पड़ा कि भाई बहुत करप्शन हो रहा है, होता क्या था, जब इंटर स्टेट बाउंड्री पे ये वर्कर्स पहुंचते थे तो वहां पे पुलिस खड़ी होती थी, इनकी बसेस वहां खड़ी होती थी, तो पुलिस पैसा मांगती थी कि इस बस को हम यहां से तब पार होने देंगे जब आप हमको पैसा देंगे। तो काफी सारा करप्शन शुरू हो गया इस चीज में। कई बार कुछ प्राइवेट व्हीकल्स निकाले गए, इन प्राइवेट व्हीकल्स ने इन वर्कर्स को क्लॉक कर लिया, आपने कह सकते हैं कि व्हीकल में, और क्लॉक करके इनको घर की तरफ लेके जाने लगे। क्लॉक करके अपने घर की तरफ ले जाने और उनसे बहुत पैसे लिए। और कई बार तो ये पैसे जो अमाउंट ऑफ एयर फेयर होता है ना इन रूट्स का, उस एयर फेयर से भी ज्यादा थे। कई बार तो पैसे कुछ इस तरीके से लिए गए दोस्तों कि ये जो लोग थे, जो माइग्रेंट लेबर्स थे, जो शहरों में रह के पैसा कमा के अपनी गांव में फैमिली को पैसा भेजते थे, फैमिली से उन्होंने फोन पे बात की और इन फैमिलीज ने अपने गांव के जमींदारों से, लैंडलॉर्ड से पैसा उधार पे लिया हाई ब्याज पे। ये लैंडलॉर्ड्स तो आप कह सकते हैं कि अंग्रेजों के जमाने से ही खून चूस रहे हैं इन गरीबों का। इन लैंडलॉर्ड से बचने के लिए तो ये माइग्रेंट शहर में आके काम कर रहे थे और अब इस शहर से निकलने के लिए इन लैंडलॉर्ड से इनकी फैमिलीज को पैसा उठाना पड़ रहा है और बाद में पूरे ब्याज के साथ इनका पैसा चुकाना पड़ेगा। तो थोड़ी बहुत जमीनें होंगी वो छीन लेंगे लैंडलॉर्ड्स, जो गहने होंगे, जो सेविंग्स होंगे वो छीन लेंगे लैंडलॉर्ड्स। तो गरीब यहाँ पूरी तरीके से पिस चुका है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जब सेंटर से सवाल किया तो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट को सीधे सीधे इंस्ट्रक्शंस दिए, रेलवे बोर्ड को इंस्ट्रक्शंस दिए कि किसी भी तरीके का पैसा आप इन लोगों से नहीं देंगे, रास्ते का खाना पानी आप इन लोगों के लिए अवॉइड कराएंगे। ठीक है, मनरेगा में इन के लिए काम निकालिए, इतना सारा पैसा जो 20 लाख करोड़ आप बांट रहे हो दुनिया भर के कॉर्पोरेट्स में, वो इन पे खत्म करो। साफ साफ बोला है सुप्रीम कोर्ट ने। अब आगे आने वाले समय में क्या होगा, हम बस यही होप कर सकते हैं कि जो हमारी सरकार है वो इन माइग्रेंट लेबर्स की तरफ बच जाए, क्योंकि अभी का जो सरकार का स्टैंड चल रहा है प्रॉपर तरीके से यही चल रहा है कि वो इनको प्रॉपर तरीके से ट्रीट कर ही नहीं रहे हैं। एक अच्छा खासा पैसा एलोकेट करना चाहिए इनके लिए जो इनकी डायरेक्ट मदद के लिए। यहाँ पे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जरूरत नहीं है, ये एक इमरजेंसी है, एक पैंडेमिक है। यहाँ पे इमरजेंसी लेवल पे उनको पैसा देने की जरूरत है, ना कि आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लेके आ रहे हो कि भैया जॉब पैदा होंगी और इनको जॉब मिलेंगी। ये बिल्कुल फ्लॉप आइडिया है सेंटर का। तो यहाँ पे हम बिल्कुल इस चीज को खत्म कर रहे हैं दोस्तों। ये 4 आर्टिकल्स आपके साथ डिस्कस करने थे। हालांकि मैं आपको एक चीज और बता दूं, जब भी आप आंसर्स लिखिएगा यूपीएससी के दोस्तों, एक न्यूट्रल स्टैंड लेके आंसर लिखिएगा। कभी की गवर्नमेंट को ना तो सपोर्ट करिएगा आंसर में और ना ही आप गवर्नमेंट को अपोज करिएगा। एक न्यूट्रल स्टांस लीजिएगा, कुछ अच्छे पॉइंट्स को बताइएगा, कुछ निगेटिव पॉइंट्स को बताइएगा और एक बैलेंस्ड कंक्लूजन आपको देना पड़ेगा अपने आंसर्स में। रियल में क्या हो रहा है सबको मालूम है, लेकिन आपको अपने आंसर्स में एक न्यूट्रल अप्रोच रखनी है। तो यहाँ पे मैं इस वीडियो को खत्म कर रहा हूँ दोस्तों। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा यहाँ पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।